कांग्रेस में भी विशेष रूप से संपूर्ण गांधी परिवार, सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सड़क पर उतरे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। देश भर में अलग अलग स्थानों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए निकले बाहर। महंगाई है और जब भी महंगाई हो तो उसके खिलाफ राजनीतिक प्रतिरोध होना चाहिए, जनता का प्रतिरोध होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह होना भी चाहिए। लेकिन दो तीन चीजें आज बड़ी महत्वपूर्ण हुई। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह इस विरोध अभियान के आरंभ से पहले, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, अब वो केवल स्मृतियों में रहेगा। लोकतंत्र की हत्या हो गई। और जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो 24 अकबर रोड में एक भरे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोल रहे थे, जिसमें सैकड़ों पत्रकार, छायाकार मौजूद थे और देश भर के तमाम संचार माध्यमों पर उस वक्त उनकी बात सचित्र चल रही थी। अब ये दो लक्षण अलग अलग हो गए। आप कह रहे हो कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाने के बाद यह घोषणा करने का अवसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं मिलता और ना वो कभी टीवी पर दिखाया जाता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। नहीं, इस देश में लोकतंत्र खत्म हुआ था 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात को, 74 में, जब इमरजेंसी लगी। जब प्रकाश नारायण से लेके, वाजपेयी से लेके, चरण सिंह और आडवाणी तक, जॉर्ज तक, सब लोग, हजारों हजार लोग पूरे देश भर में एक रात में निरुद्ध कर लिए गए, चंद्रशेखर एंड ऑल। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की छूट नहीं मिली, किसी को इंटरव्यू देने की छूट नहीं मिली और 19 महीने तक कौन कहां है इसका भी पता नहीं लगा। इसके लिए बाकायदा अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिकाएं डाली गई कि जो आदमी पकड़ के लाई थी पुलिस, वो बताई तो जाए वो कहां है, किस जेल में है भी कि नहीं है। तानाशाही का यह स्वरूप होता है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का। दूसरा, अगर 144 लागू है और आप उसका उल्लंघन कर पा रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो ये बात भी इस बात की गवाही देती है कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। अन्यथा कोरिया में तो वो क्या नाम है, वो जो छोटे वाले राष्ट्रपति हैं, कोई दक्षिण कोरिया है क्या उत्तरी कोरिया है? उनके यहां तो ये प्रदर्शन संभव नहीं ना, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। यहां अगर प्रदर्शन हो पा रहा है तो इसका मतलब लोकतंत्र है। एक दूसरी एक और बात थी, मुझे लगता है उस पर भी आज चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी ने कहा कि पूरा तंत्र, सिस्टम मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। उन्होंने हिटलर का हवाला दिया, कहा हिटलर कैसे चुनाव जीतता था, इसलिए जीतता था क्योंकि उसके पास तंत्र था। ठीक, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप चुनाव से पहले तंत्र मांग रहे हैं, यह संभव नहीं। चुनाव लड़िए, जीत जाइए तो तंत्र ले लीजिएगा, लेकिन चुनाव से पहले तंत्र, चुनाव जीतने के लिए तंत्र किसी के अधीन कर दिया जाए, ये तो मेरे ख्याल से कहीं इतिहास में नहीं हुआ होगा, किसी देश में नहीं हुआ होगा। और उसी व्यवस्था में जिसमें राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव तभी जीता जा सकता है जब तंत्र आपके अधीन हो,
और जब वो ऐसा कह रहे थे तो कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के उस भवन के डायस पर, मंच पर, उनके बगल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे थे, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बने और अभी तक हैं। यहां फिर उनकी बात हल्की हो गई राहुल जी की। अब सवाल खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी कम होमवर्क करके आए थे या गुस्से में 4 कदम ज्यादा आगे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी बातें कही, 2 बड़े हमले किए कि लोकतंत्र खत्म हो गया और दूसरा हमारे हाथ में सारी मशीनरी दे दो तो हम चुनाव जीत के दिखा देंगे। ये दोनों में हल्कापन आ गया। ये राहुल जी के होमवर्क की कमी है या कांग्रेस की रणनीति है? क्या कांग्रेस इस अभियान के जरिए, महंगाई के खिलाफ देश भर में अभियान के जरिए 24 के चुनाव में अपनी मुख्य विपक्षी दल की एक बड़ी राष्ट्रीय भूमिका रेखांकित करना चाहती है? और क्या भाजपा को भी यही सूट करता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरी बहस में उस बिंदु को भी टच करने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में ममता, उड़ीसा में नवीन पटनायक, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब में के आम आदमी पार्टी, इन लोगों, इन स्थानीय छत्रपों से जूझने की बजाय क्या भाजपा को ये ज़्यादा मुफीद लगेगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माहौल बने कि मोदी वर्सेस राहुल चुनाव हो जाए? क्या वो ज़्यादा आसान होगा रण? क्या देश से लोकतंत्र समाप्त हो गया? प्रश्न 1। प्रश्न 2, क्या ये संभव है किसी सूरत में, किसी मुल्क में, कि कोई पार्टी ये चाहे कि हम चुनाव तब जीतेंगे जब उससे चुनाव से पहले हमको कुछ वक्त के लिए देश की सारी एजेंसियां दे दी जाएं हमारे नियंत्रण में? ये कैसे संभव है? संभव नहीं। इसी पर चर्चा केंद्रित रखने की जरूरत है मुझे लगता है इस वक्त, क्योंकि बाकी जो विषय घोषित तौर पर कांग्रेस ने आज उठाया कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, मैं उसमें हर प्रदर्शनकारी के साथ होता हूं, वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो या सामान्य जन हो, तब भी मैं इस बात के पक्ष में होता हूं, सरकार में कोई रहे, कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। मसला या पीएसपीएल का नहीं है, ठीक, बात उससे आगे की है। एक राजनीतिक व्यवस्था का, उसका अनुशीलन करने वाले, अध्ययन करने वाले अध्येता के तौर पर मैं आपसे एक प्रश्न रखता हूं सामने। किसी देश में अगर लोकतंत्र समाप्त हो जाए तो क्या किसी को भारी भीड़ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की आजादी हो सकती है? क्या किसी के वक्तव्य देश भर के चैनलों पर टेलीकास्ट हो सकते हैं लाइव? फिर नहीं, क्या ऐसा संभव है कि कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल, मैं तो कहूंगा बड़ा बुरा राजनीतिक दल जिसका एक बड़ा इतिहास रहा, वो उसका मुखिया या मुखिया जैसी भूमिका वाला कोई नेता ये कहे कि भाई हमको चुनाव से पहले ये सीबीआई, आईबी, ईडी सब दे दो? ये तो संभव नहीं ना। फिर राहुल जी ने ये जो महंगाई की बात कही, अच्छी कही, उस पर लड़ाई होनी चाहिए दो बात, लेकिन ये विषय मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या लोकतंत्र खत्म हो जाए और 144 लगी हो, उसके बावजूद भी सड़क पर ये गुत्थम गुत्था हो सकता है? एक सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है, वो भी राहुल जी के वक्तव्य से। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव तब जीत सकते हैं हम जब आप सारी एजेंसियां हमारे हाथ में सौंप दो। एक तो ये संभव नहीं, दूसरा किसी के लिए, किसी मुल्क में संभव नहीं। दूसरी बात, जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनके बगल में उसी मंच पर अशोक जी थे, अशोक गहलोत जी, जो इसी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया से चुन के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्या ऐसा कुछ कोई फार्मूला निकल सकता है कि बारी बारी से हर पार्टी को चुनाव लड़ने से पहले जैसे घर की चाबी दी जाती है,
तब तो फिर मतलब इससे बड़ा कोई जोक ऑफ द सेंचुरी मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरा हो सकता है कि कोई पार्टी ये कहे कि मैं तब चुनाव जीत के दिखा सकती हूं। बोले कैसे दिखाओगे? बोले हमारे पास दे दो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, पीडी, सीडी सब है 3-6 महीने के लिए, तब जीत सकते हैं। क्या इस वक्तव्य से आप लोग भी कुछ प्रेरणा लेंगे यूपी में, चूंकि वहां आप प्रमुख विपक्षी दल है, कल कहो आप भी ऐसी मांग कर दो? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम लोग भूल जाते हैं। नए लोगों को खास तौर पर बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये संस्थाएं तो छोटी चीज है, जो सबका पितामह है सुप्रीम कोर्ट, सब उसके नीचे, कोई एजेंसी हो, कोई गैर एजेंसी हो, कुछ हो तामझाम, जो हिंदुस्तान में जो कुछ है वो सब उसके अधीन, सर्वोच्चता उसकी। उसमें श्रीमती गांधी ने क्या किया था? छठे सीनियरिटी में छठे स्थान पर खड़े व्यक्ति को रातों रात भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। एच.आर. खन्ना समेत तमाम लोग इस्तीफा देके चले गए, बोले चले जाओ अपने घर जाओ। बना दिया सो बना दिया। क्या ये नहीं हुआ था? तो वो संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण था। मैं इसीलिए कहता हूं कड़वा कड़वा गप तू और मीठा मीठा गप ये ठीक नहीं। सवाल आज पहले तो मैं ये कह दूं, महंगाई के खिलाफ होने वाले हर जन प्रदर्शन, राजनीतिक प्रदर्शन के मैं साथ खड़ा होता हूं। ऐसे किसी भी चीज से, नून तेल लकड़ी के दाम बढ़ने से जिससे भारत के आम आदमी को तकलीफ हो, मैं अपनी समस्त संवेदना के साथ उसके साथ खड़ा होता हूं। वो राहुल जी करें उनका स्वागत, अखिलेश बाबू करें उनका स्वागत, ममता दीदी करें उनका स्वागत, शिवपाल भाई करें उनका भी स्वागत, और भाजपा खुद भी करे तो उसका भी स्वागत। हालांकि वो करेंगे नहीं, चूंकि वो सरकार में, जहां सरकार में नहीं वहां करें तो उनका भी स्वागत। एक, लेकिन दो विषय हम आज बहस में रख रहे थे। एक, जब हम इतनी भव्य बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज नो मोर, भारत में लोकतंत्र गुजर गया, तो दुनिया में सवाल उठता होगा कि फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो पा रही है और वो लाइव कैसे चल रही है। एक, दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि चुनाव इसलिए जीता जा पा रहा है क्योंकि सारी संस्थाएं हैं, और बगल में हमारे साथ में अशोक गहलोत बैठे होते हैं जो चुनाव जीत के इसी व्यवस्था में मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है दोनों वक्तव्यों पर सवाल खड़ा होगा। लड़ना चाहिए, भारत के विपक्ष की कमी है कि लड़ता नहीं है, लड़ना चाहिए। निश्चित तौर पे लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 5 तारीख को निकले फिर अगले साल 5 तारीख को निकले, लगातार लड़ते रहिए। मैं हमेशा विपक्ष से कहता हूं, मैं फिर बुनियादी बात पर हूं, सरसों का तेल सस्ता होना चाहिए। इसमें भाजपा वाले कुछ कहें, मैं तो यही हमेशा यही बोलूंगा, सस्ता होना चाहिए। या तो गरीब की जेब में पैसा बढ़े या सामान सस्ता हो। मेरे जैसा आदमी ने कभी इसमें डाइल्यूशन किया ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट, कोई करे उस हर आदमी को सपोर्ट। ठीक, पंजाब में महंगाई के खिलाफ भाजपा आंदोलन करे तो भी मेरा सपोर्ट। ठीक, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भाई भारत में प्रैक्टिकली लीडर ऑफ अपोजिशन, सैद्धांतिक तौर पर खड़गे हो या कोई हो लिखत पढ़त में, लेकिन प्रैक्टिकली तो राहुल गांधी है व्यवहारिक तौर पर। अगर वो ये कह रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि लोकतंत्र इज नो मोर, डेमोक्रेसी इज नो मोर इन इंडिया, एक, और दूसरा ये जो डिमांड है, ये बड़ी विचित्र बात है। नेहरू परिवार के नौजवान से ये उम्मीद नहीं कि जो ये कहे कि भाई हम चुनाव तब जीत सकते हैं जब आप हमको पहले 6 महीने पहले ये सारी एजेंसियां दे दो। एक प्रश्न महंगाई मेरी तरफ से, उस पर भी आप भाजपा का उत्तर आना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या बोला छोड़ दीजिए, क्यों बोला छोड़ दीजिए, महंगाई तो नहीं होनी चाहिए, और महंगाई ये कर रहे हैं तो जनता की जेब में पैसा ज़्यादा डालो, गरीब को कष्ट नहीं हो। एक, और दूसरा इसी में एक विषय खड़ा होता है जो मुझे समझ लगता है कि महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी पूरे देश में तांडव मचाए हुए है। मुझे लग रहा है कि महंगाई से समस्या कम, ईडी से ज्यादा है। इस बात का राहुल गांधी ने प्रकारांतर से उल्लेख भी किया कि सारी मशीनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है सरकार,
विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए। हालांकि आज ही जब राहुल जी इतनी बड़ी बात बोल के गए हैं, तो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं शायद निकल गई होंगी, ममता जी ग्रीन टी पी के निकल रही हैं मोदी जी के यहाँ से। मैं कांग्रेस पार्टी को एक मित्रवत वो दूंगा सलाह, अगर मैं कांग्रेस में होता दीपक जी, क्या तो मैं 5 अगस्त नहीं रखता तारीख विरोध की, और रखता भी तो सफेद कपड़े में विरोध करता, कुर्ते पजामे में, काला नहीं पहनता। आज नहीं, 5 साल बाद 2024 के बाद जब मंदिर भव्यतम रूप में बन जाएगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा अयोध्या में, और उसके एक व्यवस्था दूसरे ढंग की वो होगी स्थिति भारत के इतिहास में, तब मान लीजिए किसी राजनीति, हमारे AK मिश्रा जी साहब जैसे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भाई उसके मंदिर के शिलान्यास के दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के पूरे देश में विरोध व्यक्त किया था। अब किया महंगाई पर, मान लो 50 साल बाद तो चस्पा हो जाए अयोध्या में, तब क्या होगा? राजनीतिक दलों को इतनी संवेदनशीलता ध्यान नहीं रखनी चाहिए क्या? लोकतंत्र की तमाम कसौटियां हैं, लेकिन एक बड़ी कसौटी ये है लोकतंत्र की कि सत्ता का बिना टकरावपूर्ण सहज हस्तांतरण चुनाव के जरिए, ठीक, पंडित जी से लेके और नरेंद्र मोदी तक हर रंग की सरकार भारत ने देख ली, हर विचारधारा की, ठीक। कभी लठ चला कि नहीं देंगे प्रधान कुर्सी, बोले ना हम लेके रहेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी, बोले चलो प्रधानमंत्री कार्यालय घेरो, कपड़ा फाड़ो। कभी हुआ ऐसा? इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी इस्तीफा देके चली गई। इमरजेंसी में उनको जो करना था कर लिया, लेकिन उसके बाद मुरारजी से तो नहीं लड़ी आके, इसके मेहंदी। जबकि भारत के आसपास वैश्विक स्थिति में देखें तो ऐसा संभव नहीं हुआ किसी भी देश में कि सत्ता का हस्तांतरण बिना रक्तपात के और संघर्ष के हुआ हो। तो भारत का इतना बड़ा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। आजादी की बात सब लोग करते हैं, आजादी का इतिहास ठीक से नहीं पढ़ते, लेकिन आजादी के समय कोई था नहीं, न हम थे, न दीपक मिश्रा थे, न इसके AK मिश्रा थे, न मेहंदी साहब थे, न आनंद थे। तो इतिहास तो ठीक से पढ़ लो। एक फ्लैग कमेटी बनी थी, राष्ट्रीय ध्वज के निर्धारण के लिए। उसके मेंबर मालूम कौन कौन थे? आज के नेताओं से छोटे नहीं थे वो लोग। बड़े बोलने में हो सकता है आप लोग मेरे ऊपर फालिन हो जाओ, क्या चाहो उनको बड़ा कैसे बता रहे, हम कम बड़े हैं? उसमें जवाहरलाल नेहरू मेंबर थे, वल्लभ भाई पटेल मेंबर थे, मौलाना आजाद मेंबर थे, पट्टाभी रमैया, सीतारमैया मेंबर थे, ऐसे लोग मेंबर थे। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसके आखिरी पन्ने के आखिरी पैरे में उसने कहा कि ये कमेटी सर्वसम्मति से इस मत पर पहुंची है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, केसरिया या सैफ्रॉन होना चाहिए, जिसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर नीले रंग का चरखा हो। कौन माना? आज भगवा की बात कर दो तो लट्ठे लेके चले खड़े हो जाओगे, कहो लोकतंत्र कमजोर कर रहे। कलाम साहब लोकतंत्र कमजोर कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र कमजोर कर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कड़वा कड़वा थू मत करिए। मैं कुछ उदाहरण सामने रखता हूं ताकि आपको अपनी बात कहने में आसानी हो, प्रमाण साक्ष्य जनता के लिए रहे। वो साक्ष्य ऐसे होते वो तो किसी से प्रभावित नहीं होते। जो घटना घट गई वो घटी गई, ठीक, उसमें कोई जोड़ घटाना नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक, दीपक मिश्रा को याद होगी वो घटना, क्योंकि उस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। ये सरकारें चलाते रहे उत्तर प्रदेश में, मेहंदी जी जानते हैं इनको। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा के जुझारू कार्यकर्ता एक बार घुस गए, हल्ला बोल क्या, और जो मिला मुंशी मुहर्रिर उसी को दिया चटाचट क्या। उस दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस को बाहर करके CISF के हवाले किया गया हाई कोर्ट। क्या ये लोकतंत्र की बानगी हुई। एक इमरजेंसी में मुझे एक विभाग बता, एक एजेंसी बता दीजिए क्या, जिसकी नाक में नकेल डालकर और लोहे का छल्ला डालकर नहीं खींच दिया हो। मैं भुक्तभोगी हूं, मेरा परिवार। मैं उदाहरण यहां देना नहीं चाहता,
विषय को निजी करने की जरूरत नहीं। हमको पता है फर्रुखाबाद में संजय जी आए थे, नारायण दत्त जी उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो क्या दृश्य बना था। कलेक्टर आके कह रहा कि नहीं प्रिंसिपल साहब हम मजबूर हैं, हमें तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी फिर आपकी। क्या कंकड़ी फेंकी जाने किसने? गिरफ्तारी प्रिंसिपल करेंगे। तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। राजेश तिवारी जी, लोकतंत्र का वो दृश्य भारत ने नहीं देखा क्या? आज आप रैली कर पा रहे हो, रैला कर पा रहे हो, धक्का मुक्की हो पा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पा रही है कि नहीं? भारत का प्रधानमंत्री, वो शरीर वजन में ज्यादा हो, शरीर के कम हो, उससे फर्क नहीं, काला हो गोरा उससे फर्क नहीं, वो हिंदुस्तान के माथे का मुकुट है। भारत का प्रधानमंत्री फेस ऑफ द नेशन होता है। ठीक, आपकी पार्टी में उससे आप अरे सुनो भाई, आप अपनी घर में उससे चाय बनवाओ, लेकिन बाहर तो देश का चेहरा है। ए.के. मिश्रा, मेरा प्रश्न ये, लोकतंत्र वहां बाधित हो जाता है जहां राहुल जी ने भारत के विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई भारत की सार्वभौम संप्रभुता संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव को यूं फाड़ दिया था। बोले खत्म हो गया कानून। ये तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत होगी? जितने लोगों के बारे में ऐसा लगता है, जिन भी दलों को, उसमें मेहंदी साहब की पार्टी शामिल है, प्रसपा शामिल है, कांग्रेस शामिल है, बसपा, जो शामिल, सब जो गैर शासक दल हैं, जिन जिन को लगता है कि फला फला चोर हैं और उनकी जांच नहीं हो रही, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लीजिए, एक फाइल तैयार करिए, सबूत जुटाइए, अदालत जाइए, अदालत से आदेश ले आइए, आदमी बच के नहीं जाएगा। जब सोनिया जी के खिलाफ मनमोहन सिंह के समय में बचाव नहीं हो पाया, तो अब कौन बच जाएगा? जाइए ना, करिए ना। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा। ईडी के उन 7, अरे सुन लीजिए ना, ईडी के उन 7 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। डायरेक्टिव लाइए ना। वो तो जा ही रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हो आप लोग। नहीं जाएंगे, हमको पता है, हमको पता है। ठीक ठीक, मसला क्या है? मसला ये कि आप जाने से स्वामी के अलावा सब मालूम क्यों बचते हैं? उसका कारण यह है क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी रूल ऑफ लॉ के तहत, दस्तखत करना होगा, शपथ पत्र देना होगा साक्ष्यों पर, नहीं तो उसके बाद नप जाएंगे। स्वामी में ही वो कलेजा है और किसी में नहीं, ये समझ लीजिएगा। कांग्रेस कह रही है कि इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के लिए माफी मांग ली, लेकिन अब ईडी जो काम कर रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। महाराष्ट्र से लेके और गांधी परिवार तक सबको ईडी नापने पे आमादा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आराम करने का समय ही कहाँ मिलना चाहिए? मैं तो इसी को कहते कहते मेरे गला थक जाता है कि आप लोग आराम में चले जाते हो, घूमने फिरने चले जाते हो, शहर सपाटे में लड़ते रहिए, चरैवेती चरैवेती चरैवेती। मैं समझ नहीं पा रहा क्या किसी हाई कोर्ट के द्वारा ये संभव है, या किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या किसी विधानसभा या लोकसभा के द्वारा ये क्या संभव है विधिक दायरे में कि ये लिख के दे दिया जाए, कोई ऐसा वर्डिक्ट हो जाए, चाहे विधायिका से, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका से, कि भाई जो भी विपक्ष में रहेगा, है प्राइमरी मेंबर से लेकर उसके अध्यक्ष तक, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी जब तक वो विपक्ष में रहेंगे। तो सत्ता पक्ष में होगी क्या जांच? तब तो होगी नहीं। इसका मतलब फिर नेता जीवन भर मुक्त हो गया। जो कंपाउंडर है अस्पताल में है उसके खिलाफ तो जांच है, जो मास्टर है प्राइमरी स्कूल में उसके यहां छापेमारी है, जिसको 10,000 रुपया दे रहे शिक्षा मित्र को। लेकिन नेता ये चाहते हैं भारत के कि सरकार वाले खिलाफ जांच होगी नहीं, चूंकि वो सरकार है, विपक्ष वाले करे हमारे लिए भी ऐसे लिख के दे दो ऑर्डर, तो इनको बंद कर दे एजेंसीज को, या ये अमिताभ अग्निहोत्री के लिए बना के रखी है। आप लोग तो बड़े लोग हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए। कोई कितना भी बड़ी आनंद अपने, कोई कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, अदालत के चौखट पर सबका सिर बराबर है। जयदेव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और रंग वराटिका, मैथिली शरण जी कह गई। दीपक मिश्रा के खिलाफ मुकदमा हो, पुलिस डंडे मार के बंद कर देगी, एसके मेहंदी के खिलाफ वो बंद कर देगी, ए.के. मिश्रा हो तो भी, आनंद हो तो भी,
मैं नाम नहीं लेने देंगे, 4 बड़े नेता हैं, 10 बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। अजब बात है, बोले इनके रुबाब का भी ख्याल नहीं किया। काहे का रुबाब भाई, किसका रुबाब? तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए, लालू जी जेल गए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए। क्या कोई आप खुदा हो गए हैं कि जेल नहीं जाएंगे, जांच नहीं होगी? अगर आप निर्दोष हैं तो अदालत जाइए, अदालत राहत देगी कि आनंद दे देंगे राहत? भाजपा चाहे भी तो कैसे राहत दे देगी? इस देश में स्वामी पैदा नहीं हो जाएंगे, कैसे राहत मिल जाएगी? दूसरी चीज, मैं बहुत ऐसी बात कहूंगा जिसका काट फिर नहीं मिले। एमके स्टालिन तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ममता जी, झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, राजस्थान में हमारे मित्र अशोक जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा में नवीन बाबू, तीसरी बार लगातार धुआंधार। ये बिना ही लोकतंत्र के चुन के आ गए, ये बिना लोकतंत्र के चुन के आ गए। दोस्त, कैसे बातें बोलते हो, हास्यास्पद। मुझे याद है लोकसभा में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी नेता विपक्ष थी। गुजरात गोधरा दंगों के बाद सोनिया जी खड़ी हुई बोलने के लिए, पूरा देश और विश्व सुन रहा था। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेनोसाइड। दीपक जी, वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा बाकी जितनी बातें कहीं कांग्रेस की अध्यक्षा ने, नेता विपक्ष ने, वो ठीक है, राजनीतिक दल है कहें, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुझे वाजपेयी जी के शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं जेनोसाइड शब्द का शाब्दिक अर्थ सोनिया जी के स्मरण में था कि नहीं, अन्यथा वो ऐसा प्रयोग नहीं करती। ये शब्द उद्धृत होगा हजारों साल तक। जेनोसाइड का मतलब होता है नस्ल खत्म कर देना। क्या नस्ल खत्म हो गई कहीं? बड़े लोगों को जितना बड़ा कद हो उतना ही छोटा मुंह होना चाहिए, नाप तौल के वक्तव्य आना चाहिए। महंगाई पर मैं साथ हूं, महंगाई के खिलाफ ईंट से ईंट बचनी चाहिए, कोई सरकार हो। लेकिन कोई मुझसे गंगा में खड़े होकर कहे तुलसी पत्ता लेके कि लोकतंत्र खत्म हो गया, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। किसी माई की लाल की हिम्मत है कि लोकतंत्र खत्म कर दे? हम सरकार में ना आए तो लोकतंत्र खत्म? अरे ये तो 60 साल डंडा डोली लेके घूमते रहे जनसंघ वाले, इनको तो सरकार के दर्शन ही नहीं हुए। जीवन के चौथे चरण में पंडित जी जाके प्रधानमंत्री हुए, अटल जी, वो भी कैसे कैसे पापड़ बेले। 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, तब जाके 5 साल मिले। तो ये भी चिल्लाते कि लोकतंत्र नहीं है, इंदिरा जी रहेंगी, नेहरू जी रहेंगे, नहीं। और जिस देश के सामान्य जन ने इस इतने बड़े बड़े प्रतापी राजनेताओं को सत्ताच्युत किया, वनवास भेजा, उस देश की जनता को कोई माई का लाल बांध के रख सकता है? पूरे देश में लगता था कि अब सूर्योदय नहीं होगा, लोकतंत्र का सूर्य नहीं उपजेगा। प्लास से नाखून खींच लिए जाते थे थाने में। वो परिस्थितियां, बाप मर गए, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं होता था मीसा DIR में। उसके बाद भी लोकतंत्र का सूर्य उगा, उसकी किरणों ने भारत के जनमानस को आलोकित कर दिया। और एक जयप्रकाश जी का उल्लेख हुआ, मैं बहुत विनम्रता से उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। इतिहास में सही चीज जानी चाहिए। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग उन पर टिप्पणी करने की स्थिति के लोग नहीं। इस देश में 2 लोग ऐसे हुए, नई पीढ़ी के लोग मेरी बात को जरूर सुने। इस देश में सिर्फ 2 लोग ऐसे हुए जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा प्रधानी तक का, गांधी और जयप्रकाश। दीनदयाल जी चुनाव लड़े, लोहिया जी लड़े, ठीक। और इन दोनों के चरणों में बैठकर भारत की सत्ता ने शपथ ली। ये भारत है, भारत।
ये भारत है। किसी प्रधानमंत्री से कम सज और धज है क्या जयप्रकाश की? 42 का आंदोलन याद कीजिए, देश में उनसे और लोहिया से बड़ा कोई था फिर उस वक्त? क्या जयप्रकाश बाबू के लिए हम लोग ऐसे कहेंगे कि आरएसएस का आदमी था? अरे कहां गए? कोई कैसे बात करते हो मित्र? ये बातें शोभा नहीं देती, ये बड़े लोग हैं। और आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा आनंद जी। अब नहीं, ये राजेश तिवारी के संज्ञान के लिए कांग्रेस में गांधी परिवार से जुड़े लोग उस मेरी बात की पुष्टि कर देंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। जब इंदिरा जी चुनाव हार गई, जब मुरारजी भाई बन गए, तो जेपी शपथ ग्रहण में नहीं गए। उनने कृपलानी से कहा कि भाई आप ही करा दो जो कुछ कराना है, ठीक। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जयप्रकाश बाबू रुके थे। राजेश तिवारी सुन लीजिए, बड़ा भावुक प्रसंग है क्या। उन्होंने कार्यालय के सचिव को बुलाया, कहा गाड़ी है? बोले है। बोले गाड़ी लगवाओ। गाड़ी लगी, एक सहायक साथ चल दिया। बोले कहां चलना है जेपी? बोले इंदिरा के यहां चलेंगे। इंदिरा गांधी हारी थी तो जयप्रकाश नारायण के चेहरे पर हारी थी और उनके तप से हारी थी, और किसी ने नहीं हराया। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मुरारजी या वाजपेयी को हरा लिया चरण सिंह, ना, जयप्रकाश गए। हंगामा मच गया। इंदिरा जी सन्नपात की स्थिति में थी, जीवन में कभी सोचा नहीं था जवाहरलाल की बेटी थी कि ऐसा दिन आएगा। इस परिस्थिति में बताया अंदर जाके एक अदद नौकर कि जेपी आए, खुला दरवाजा। जयप्रकाश बाबू ने ऐसे किया। इंदिरा यहां आकर टिक गई। 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। जयप्रकाश बाबू का कंधा भीग गया और जयप्रकाश के आंसू से इंदिरा जी का आंचल। अब उन लोगों की तुलना करेंगे? उनकी तुलना आज मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे क्या? अरे 3 में ना 13 में इनकी कोई हैसियत है लोगों की आज के दौर के? वो सूरज है मित्र, सूरज है। उन पर मत दाएं बाएं थूकिए। बहुत बड़े लोग हैं वो जो कर गए कोई कर नहीं सकता। गांधी हो, जयप्रकाश हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, लोहिया हो, ये बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग अपने नेताओं तक रहें, वहीं तक ठीक है। अखिलेश जी, राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, वहीं तक ठीक है मामला। शिवपाल जी पुरखे होते और वो बहुत बड़े लोग थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा और अंत में कहूंगा, लड़िए, संघर्ष करिए जनता के लिए आनंद बाबू, लेकिन ये अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए जो ये कहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत के रक्त में, डीएनए रक्त में लाल कणों की तरह प्रवाहित है लोकतंत्र। रक्त में इंजेक्ट नहीं किया गया। दीपक जी पढ़ने लिखने वाले आदमी, में तो उतना ज्ञानी नहीं, अब समय नहीं है। कई हजार वर्ष पहले, आज किताबों वाला मामला नहीं, कई हजार वर्ष पहले दुनिया को लोकतंत्र का, पार्लियामेंट का, संसदीय व्यवस्था का पहला पाठ वैशाली ने पढ़ाया था। वैशाली ने। हम वहां से लोकतांत्रिक हैं। आज लोकतांत्रिक नहीं हुए मित्र। हम जन्म से लोकतांत्रिक हैं और मृत्यु तक लोकतांत्रिक ही रहेंगे। ये भारत का मन है, मिजाज है। बीच बीच में मौसम बदले, लेकिन फिर सूर्य निकला, फिर धुंध हटी और छठी धुंध जग चानन होई, नानक के लिए कहा गया। वही भारत का लोकतंत्र है मित्र, ये समझ लीजिए।